बस ऐसे ही होती है मेरे दिन की शुरुआत। बच्चों को कुछ न कुछ बहादुरी के काम सिखाती रहती हूँ। पुरखों के बहादुरी के किस्से कहानियाँ सुनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को शिष्टाचार, संस्कार और अपना गौरवशाली इतिहास बताना बहुत ज़रूरी है। ये विदर्भ है, देश का एक समृद्ध प्रांत। यहाँ चारों तरफ अजंता एलोरा की बौद्ध गुफाएं फैली हुई हैं। ये क्षेत्र हमेशा बौद्ध हवाओं के झोंकों से सराबोर रहता है। इसलिए यहाँ के लोगों में समता, न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना ज़्यादा है। लगभग 1315 तक यादव राजाओं ने इस क्षेत्र पर एक छत्र राज किया, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण खिलजी और मुगलों के आक्रमण तथा अपना गौरवशाली इतिहास भूलने के कारण धीरे धीरे यादवों के राज का सूरज ढलता गया। इसके दक्षिण में बहामनी राजाओं ने निजाम शाही की स्थापना की, तो एक तरफ मुगल शाही राज्य स्थापित हुआ, जिसके कारण विदर्भ के आसपास मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ा। यहीं पर छोटा सा संस्थान था, सिंदखेड़। इसी सिंदखेड़ से यादवों ने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया। ऐसा लगता है कि यादव का ही बदला हुआ उच्चारण है, या फिर इनके पुरखे एक रहे हों। आपको क्या लगता है? यादव शब्द एक जैसे नहीं लगते? इनका खान पान, रहन सहन, सोच, परिवेश एक जैसी नहीं लगती? ये राजा भी थे, जमींदार भी थे, ये लड़ाका भी थे, किसान भी थे। ये घर के अंदर के भी सेवादार थे और ये घर के बाहर के भी सेवादार थे। जो इसमें सामंजस्य नहीं बैठा पाए, वो घुमंतु बन गए, बंजारा बन गए। आर्य जीवन प्रणाली प्रभाव के कारण मराठा समाज व्यवसाय के आधार पर जातियों में विभाजित हो गया। औरंगजेब की कैद से भागने में शिवाजी की मदद मदारी मेहतर ने की थी, और शिवाजी के सेना की गुप्तचरी और जीते हुए किलों की रखवाली चर्मकार और महार सैनिक भी करते थे। एक बार कल्याण के नवाब पर आक्रमण करने के बाद लूटे हुए सामान के साथ सैनिक नवाब की बहू को भी उठा लाए। जब शिवाजी को पता चला तो उन्होंने सम्मान के साथ नवाब की बहू को नवाब के पास बीजापुर भिजवाया। इसी स्वाभिमान तथा देश प्रेम से ओतप्रोत सिंदखेड़ में लखुजी यादव और गिरजाबाई के घर जिस बिजली ने जन्म लिया, उसका नाम है जिजाऊ। इसी स्वाभिमान तथा यादव परिवार में मैं ना सबकी लाडली थी। मेरे पिता लखू जी ने मेरी पढ़ाई की सारी सुविधा कर रखी थी। घोड़े पे सवार होकर युद्ध कैसे किया जाए, तलवारबाजी, घुड़सवारी, सभी कुछ मुझे सिखाया गया। राजकार्य कैसे किया जाता है, इसकी पढ़ाई भी मैंने की। इस समय उत्तर भारत में मुगलों ने अपने पैर फैलाना आरंभ कर दिया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुगलों के आक्रमण से भारत पूरी तरह से टूट चुका था। ये एक तरफ इस समय विदर्भ के आसपास बहामनी शासकों का राज था।
इसी निजाम के यहाँ मेरे पिता लखू जी और मालो जी भोसले नौकरी करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। यही कोई 1605 का साल था। मालो जी भोसले अपने परिवार के साथ हमारे घर पर पधारे। दोनों परिवार कई दिनों तक साथ रहे और एक दूसरे को समझा। मालो जी के साथ उनके बेटे शाहजी भी आए थे। मेरा स्वाभिमानी तथा कड़क स्वभाव शायद मालो जी को पसंद आया और उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का मन बना लिया और मेरे पिता लखू जी से मेरे विवाह की बात छेड़ी और समय के साथ हम दोनों विवाह बंधन में बंध गए। विवाह के बाद का मेरा जीवन अनेक चुनौतियों से भरा पड़ा था। मेरे ससुराल में ससुर मालू जी, देवर शरीफ जी, उनकी पत्नी दुर्गाबाई, सास उमाबाई, यानी बड़ा सा परिवार था हमारा। उस समय निजाम शाही का राज था तो पड़ोस में मुगल साम्राज्य था। उनकी तुलना में मराठा राज्य बहुत ही कमज़ोर था। इसी निजाम के यहाँ मेरे शाहजी नौकरी करते थे। बड़े बल पर उन्होंने भरोसा स्थापित किया था। जब किसी बड़े युद्ध को अंजाम देने का समय आता तो निजाम शाहजी को ही याद करते थे। इसलिए शाहजी को मेरे लिए बहुत ही कम समय मिलता था। एक बार निजामों में और मुगलों में लड़ाई छिड़ी गई। लड़ाई बड़े जोरों शोरों से लड़ी गई। मुगलों की ओर से लड़ने वाले जादुओं ने युद्ध की जिम्मेदारी मिली तो दूसरी तरफ मेरे पति शाहजी को निजामों ने युद्ध के लिए सामने किया। पति विरुद्ध पिता, यानी ससुराल विरुद्ध मायका। मेरे जीवन में अजीब संघर्ष चल रहा था। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके जीवन में ऐसी कशमकशाई हो। किसके जीत की कामना करूं? पति की जीत की कामना करूं तो पिता की हार, और पिता की जीत की कामना करूं तो पति की हार। ये सुख दुख का कैसा संगम था। उसी समय मेरे पेट में एक अंकुर पल रहा था। मेरे दुविधा भरे चेहरे को देखकर शाहजी युद्ध के लिए निकल पड़े। उसी समय मुगलों की ओर से लड़ने वाले जादुओं ने जुन्नर के पास वाले किले पर आक्रमण कर दिया। वहां पर शाहजी नहीं थे, वहां पर मैं अकेली थी और मेरे सामने मेरे पिता हाथ में तलवार लिए खड़े थे और उनके सामने उनकी बेटी खड़ी थी जो गर्भावस्था में थी। इस बहादुर सेनापति के हृदय में एक पिता का मन भी था। ये मेरे पिता से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मेरे गर्भावस्था के कारण मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तभी मुझे जुन्नर के शिवनेरी किले पर रखा गया और यहीं पर 19 फरवरी 1630 को मेरे सूरज ने इस धरती पर कदम रखा। दीनहीन रैयत का राजा शिवाजी, शिवा, शिवराया, छत्रपति शिवाजी महाराज।
किस्सा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। निजामों की रक्षा के लिए मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे शाहजी। उसी समय मुगल साम्राज्य ने अपने एक अमलदार को शाहजी को कैद करने की योजना बनाई। शाहजी उसे जानते थे। उसने मुझे और मेरे शिब्बा को कैद करने के लिए जिम्मेदारी मिली। जब मेरे गुप्तचरों से पता चला तो मैंने अपने शिब्बा को अपने परिचितों के घर भेज दिया। जब ये बात मेरे चाचा जगदेव राव जाधव को पता चला तो उन्होंने खान से बातचीत की और खान को अपमानित होकर जाना पड़ा। शिवापुर में रहते हुए शिब्बा अलग अलग जातियों धर्मों के बच्चों के साथ खेला। इन्हीं शिब्बा जन्म से ही तेज बुद्धि और चंचल स्वभाव का था। मैं जानती थी शिब्बा को सबके साथ समान व्यवहार रखने की सोच देना जरूरी है, क्योंकि शिब्बा इन्हीं अलग अलग जातियों धर्मों के युवाओं के साथ मेरे शिब्बा ने 15 वर्ष की आयु में पहला किला जीता और इस किले का नाम था तोरड़ा किला। ये किला पुणे के नजदीक था। इस किले पर विजय श्री प्राप्त कर मेरे शिब्बा ने इसे अपने कब्जे में किया और इस पर स्वराज का तोरण बांधा गया। इसलिए इस किले का नाम तोरड़ागढ़ रखा गया। पिता शाहजी राजा ने शिब्बा को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं को मिली पुणे की जागीरदारी का मुख्तियार शिब्बा को बनाया। शिब्बा ये जानकर दुखी थे कि कैसे हमारे अपने लोग एकत्र होने की बजाय एक दूसरे के विरुद्ध कुचक्र रचते रहते हैं। राज स्थापना करते समय प्रजा के समस्त कल्याण की जवाबदारी सिर्फ राजा की होती है। ये शिब्बा भली भांति जानते थे। इसलिए अनेकों युद्ध लड़ने के बाद भी शिब्बा ने प्रजा पर नए कर कभी भी नहीं थोपे। नए गांव स्थापित करना, गढ़ों को सुरक्षित करना, वहां पर रसद का भंडार करना, उन्नत बीज तथा औजारों की व्यवस्था करना, किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, भाषा सुधार के लिए राज व्यवहार कोष, वीरों का सम्मान, ऐसी ही अनेक बातों का ध्यान रखा मेरे शिब्बा ने। शिब्बा पर प्रजा का विश्वास बढ़ने लगा था। तोरड़ागढ़ किले के लिए धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तब मैंने अपने गहने देकर कहा, इन्हें बेचकर कार्य आगे बढ़ाइए। इस किले की खुदाई में जो ढेर सारा धन हमें मिला वो राज्य के काम में लाया गया। एक बार शिब्बा अपने राज्य में घूम रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति डरते हुए छुपते छुपाता आया और शिब्बा के चरणों में गिरकर रोने लगा। महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पुत्री नदी पर पानी भरने गई थी। कुछ लोग उसे उठाकर ले गए और उसकी इज्जत लूट ली। इससे वो इतनी आहत हुई कि उसने खुदकुशी कर ली और उसने बताया ये करतूत राजा के गांव के पाटिल ने की है। शिब्बा ने अपने साथियों से कहा, तुरंत जाओ, उस पाटिल को बांधकर मेरे सामने पेश करो। जिन हाथों से पाटिल ने बालिका के वस्त्र खींचे, जिन पांव से चलकर वो बालिका के समीप गया, वो दोनों हाथ और पांव उसके उखाड़ फेंको। उसकी दोनों आंखें निकालकर आजीवन अंध कोठरी में डाल दिया जाए। इस राज्य में माताओं और बहनों का पूरा सम्मान होना चाहिए।
ऐसा था मेरा शिब्बा। मैंने शिब्बा को युद्ध कला के सारे दांव पे सिखाए। राज चलाने के मामलों में किसी पर भी अन्याय जोर जबरदस्ती ना करने की सलाह मैंने दी। शिब्बा अनवरत संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि आदिल शाही और मुगल शाही इनका आक्रमण होता ही रहता था। शिब्बा अपनी जान पर खेलकर एक के बाद एक किले जीतता जा रहा था। मेरा शिब्बा जब भी युद्ध पर निकलता तो मेरा मन घबरा उठता था। ऐसा लगता था कि कहीं मेरा शिब्बा वापस नहीं आया तो। नहीं, उसके पराक्रम पर मुझे पूरा भरोसा था। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने शिब्बा को आशीर्वाद देती, उसके सर पर हाथ फेरती। एक मां का दर्द मेरे सिवा कौन जान सकता है। एक बार शिब्बा इसी समय अफजल खान ने अपने वकील कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को शिब्बा के पास भेजा और संदेश दिया, तुम्हारी हरकतों से आदिल शाह सख्त नाराज है, इसलिए तुम अपनी सेना के साथ हमारी शरण में आ जाओ। शिब्बा ने कहा, आप आदिल शाह दरबार के वरिष्ठ सेनापति और मेरे पिताजी के सहयोगी हैं, अतः आप हमारे पिता तुल्य हैं। हमारी हरकतों से आदिल शाह हमसे नाराज है, हम ये जानते हैं। आपकी शक्ति और विशाल फौज के कारण हमें अत्यंत भय लग रहा है, अतः आप अफजल खान के साथ जावली के प्रतापगढ़ के पास आ जाए, क्योंकि रुस्तमे जमान ने अफजल खान की धोखेबाजी की योजना से आगाह कर दिया था। शिब्बा के तलवार की धार दिन पर दिन तेज होती जा रही थी। 10 नवंबर 1659 कपटी कारस्तानी अफजल खान ने शिब्बा को चारों तरफ से घेर रखा था। वो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करने का इरादा लेकर निकल पड़ा था। अपनी दहशत फैलाने के लिए रास्ते के कई गांव के भोले भाले लोगों की उसने जान ले ली थी। घने जंगल में उसने डेरा डाला था। प्रतापगढ़ के किनारे पर मेरे शिब्बा का और अफजल खान का सामना तय किया गया। मेरे मन में कभी न होने वाली घबराहट थी, क्योंकि अफजल खान बहुत ही चालबाज था। मेरा शिब्बा जानता था सीधे लड़ाई में उसे जीत पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ जाने की योजना बनाई गई। अफजल खान जावली की तराई पर जा पहुंचा। दोनों के साथ 2-2 सहयोगी होंगे, इसलिए जीवा महार और सिद्दी इब्राहिम शिब्बा के साथ में थे। 20 सहयोगी मुलाकात के स्थान से 50 कदम की दूरी पर होंगे और मुलाकात के लिए दोपहर का समय तय किया गया। अफजल खान शिब्बा का इंतजार कर ही रहा था। इतने में शिब्बा को नजदीक आते देख वो उठ खड़ा हुआ और बाहें पसार कर शिब्बा का आलिंगन कर लिया। शिब्बा को समझ पाते कि खान ने पूरी शक्ति के साथ आलिंगन को कसा और पूरी खान और उसके ऊपर वार से कटार से वार किया। शिब्बा का दम घुटने लगा कि आज खान उसे मार डालेगा। उसी वक्त शिब्बा ने हाथ में पहने व्याघ्र नख को खान के पेट में गड़ाया और पूरी शक्ति के साथ पेट चीर कर उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल ली। खान का आलिंगन ढीला पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। खान की सेना घबरा उठी। इसी बीच
कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने शिवा के ऊपर वार किया और शिवा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिवा दौड़ते हुए तो घर पर पहुंचे, तोपची इब्राहिम खान को तोपे चलाने का आदेश दिया। तोपों की आवाज सुनकर मेरे शिवा की विजय की आनंददायी सूचना मिली। उस समय मैं राजगढ़ किले पर थी। तोपों की आवाज सुनकर पहाड़ों में छुपे मराठों ने खान की छावनी पर धावा बोल दिया। मात्र 2 घंटे में खान की छावनी तहस नहस हो गई। शिवा ने अफजल खान का अंतिम संस्कार उसके रीति रिवाज के अनुसार किया। मेरा जीवन इसी तरह के उतार चढ़ाव से भरा पड़ा था। इसी तरह की एक और मुसीबत का सामना मुझे पन्हालगढ़ पर करना पड़ा। फजल खान ने चारों तरफ से घेर रखा था, क्योंकि वो बदले की आग में जल रहा था। वो फजल खान, क्योंकि वो अफजल खान का बेटा था। 4 महीने बीत गए, घेरा उठने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय इस किले पर मेरा शिवा और हमारे सैनिक थे। तब मैंने राजगढ़ से उतरकर खान से युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन तभी खान से समझौते की बात शुरू हो गई। शिवा का एक सैनिक हूबहू शिवा की तरह दिखता था। लोग उसे प्रति शिवाजी के नाम से पुकारते थे। उसका नाम था शिवा काशिद। पन्हालगढ़ से 2 पालकियां निकली। एक पालकी में शिवा का हम शक्ल बैठा और साथ में स्वराज का ध्वज लिए सैनिक चल रहे थे, और ये पालकी पन्हालगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। और दूसरी पालकी में शिवा साधारण वेश धारण करके बैठे और ये पालकी विशालगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। जंगल में हुई हलचल से खान के सैनिकों को कुछ शंका हुई। शिवा की पालकी विशालगढ़ की तरफ दौड़ पड़ी और दूसरी तरफ हम शक्ल की पालकी पन्हालगढ़ पहुंची और संधि की शर्तों पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा के दौरान कुछ शंका होने पर मालूम हुआ कि यह असली शिवा नहीं है। तब खान ने 2500 सैनिक शिवा को पकड़ने के लिए रवाना किए। बाजी प्रभु देश पांडे ने शिवा से कहा, आप आधे सैनिक लेकर विशालगढ़ की तरफ कूच करें, हम बाकी सैनिकों के साथ यहीं पर रुककर विरोधियों का सामना करेंगे। और खान के सैनिक शिवा का पीछा कर रहे थे, लेकिन बाजी प्रभु देश पांडे जैसे सेनापति ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और शिवा सही सलामत विशालगढ़ पहुंचे, जहां बाजी प्रभु और अन्य मराठा सैनिक शहीद हुए। उसे पावन खिंड के नाम से जाना जाता है। शिवा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर मुगल साम्राज्य पूरी तरह से घबरा गया था। शिवा को अब शरण में आना चाहिए। इसी इरादे से मुगल साम्राज्य का औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान 1 लाख की फौज लेकर निकल पड़ा था। किले के पुणे के लाल किले में जहां शिवा रहते थे, उसने अपना डेरा जमाया और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मराठों की सैन्य शक्ति शाइस्ता खान की फौज के सामने बहुत ही कमजोर थी, लेकिन मराठों ने अपनी छापामार युद्ध से खान के सैनिकों को त्रस्त करते रहे, पर खान की सेना टस से मस ना हुई। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मेरे शिवा की सहन शक्ति अब समाप्त होने लगी थी। तभी शिवराया ने एक योजना बनाई। सीधे लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान को मारेंगे और खान की छावनी की पूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए
अपने गुप्तचरों के माध्यम से इकट्ठा की। सभी तरफ से 400 मामले भिन्न भिन्न रूप में छावनी के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ लकड़ी का गट्ठर लेकर, तो कुछ गश्त लगाने की टुकड़ी के रूप में, कुछ यात्रा से लौटे समूह में, तो कुछ बारातें भी छावनी के अंदर प्रवेश कर गई। हर एक व्यक्ति को क्या कार्य करना है इसकी पूर्ण जानकारी थी। रमजान का महीना, दिन भर एक बूंद पानी भी न पीने के कारण सूर्यास्त के समय रोजा अवतार, तत्पश्चात रात का अकंठ व खान पान व सुख भरी गहरी नींद, इन सभी कारणों से रात को छावनी पर सन्नाटा छा जाता था। शिब्बा बाल्यकाल से ज्ञानू माली को जानते थे, जो लाल महल में काम करता था। उससे पहले से ही जानकारी एकत्रित कर उसके समझा दिया गया था। महल के पीछे के दरवाजे पर दस्तक दी। ज्ञानू माली ने दरवाजा खोला और ऊपर की तरफ इशारा किया। शिब्बा अपने 8-10 साथियों के साथ ऊपर गए और जो लाल महल का चप्पा चप्पा जानते थे। शिब्बा ऊपर पहुंचे, तभी एक प्रहरी की आंख खुल गई। उसने जोर से आवाज लगाई, कुछ बेग में भी जाग गई और चिल्लाने लगी। इस कोलाहल से शाइस्ता खान की नींद खुल गई। वो अपनी कक्ष से बाहर की तरफ आया। सामने हाथ में तलवार लिए शिब्बा दिखे। अपनी ओर बढ़ते हुए शिब्बा को देख उसकी रूह कांप उठी। उसे कुछ नहीं सूझा तो खिड़की से बाहर की तरफ कूदने लगा। शिब्बा ने पूरी शक्ति के साथ उसके हाथ पर प्रहार किया और उसकी 3 उंगलियां कट गई। खान भाग खड़ा हुआ। शिब्बा पूरी फुर्ती के साथ अपने साथियों के साथ छावनी से बाहर निकल गए। खान के सैनिक पीछा करेंगे, इसका पूर्वानुमान करके योजना बनाई गई थी। दिशा भूल करने के लिए कात्रज घाट पर 200 बैलों के सींगों पर पलीते बांधे गए। शिब्बा की टुकड़ी को नजदीक आने का इशारा पाते ही वो पलीते जला दिए गए। जलते हुए पलीतों को देखकर खान की सेना को लगा कि शिब्बा उस दिशा में गया है और सेना उस दिशा में मुड़ गई और शिब्बा दूसरे मार्ग से होते हुए सुरक्षित कोंडाना किले पर पहुंचे। दिनों दिन स्वराज का आकार बढ़ता ही जा रहा था। फौज में विस्तार के चलते धन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तभी शिवाजी के गुप्तचर खबर लेकर आए कि सूरत एक बड़ा व संपन्न शहर है, साथ ही प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति भी है। यहाँ पर मुगलों का व्यापारिक केंद्र भी है। इस शहर में ना तो कोई दीवार है और ना ही कोई फौज अधिक है। मुगलों का सर्वाधिक कर यहीं से एकत्रित होता है। इस शहर का प्रमुख इनायत खान रिश्वतखोर, गैर जिम्मेदार और अय्याश व्यक्ति है। ये थोड़ा कठिन कार्य था, लेकिन सिवा मुगलों की सुस्त राज व्यवस्था से शिवाजी भली भांति परिचित थे और धन संग्रह करना भी अति आवश्यक था। इसलिए शिब्बा ने निर्णय किया सूरत पर हमला करने का। 8000 की घुड़सवारी और धन लाने के लिए 1000 खाली बैल घोड़े। हमले का ज़्यादा बोलबाला न हो, इसलिए रात भर यात्रा करते थे और दिन में आराम करते थे। जंगल के रास्ते से होते हुए शिब्बा सूरत पहुंचे। इधर गुप्तचरों की टोली भिन्न भिन्न वेश बनाकर जानकारी एकत्रित करने के लिए कई दिनों से लगी हुई थी। कोई माली के वेश में, तो कोई मजदूर के वेश में, कोई
विस्ती बना तो कोई लाचार भिखारी। हर एक व्यक्ति शहर के व्यापारियों, रईसों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। शिब्बा ने अपना एक दूत इनायत खान के पास भेजा और लगान जमा करने का संदेश दिया। डर के मारे इनायत खान सूरत की गढ़ी में जाकर छुपकर बैठ गया। ऐसे कठिन समय में भी जिन व्यापारियों ने धन की रिश्वत दी, उन्हें ही गढ़ी के अंदर लिया। शिब्बा ने शहर में डुगडुगी पिटवाई। स्वराज के लिए धन संग्रह करने आए हैं, अतः सब लोग आकर स्वयं योगदान दें। सभी को 2 दिन की मोहलत दी जाती है। जो व्यापारी स्वयं आकर धन जमा करेगा, उसे अभयदान दिया जाएगा। 5 दिन तक मराठा सैनिक धन संग्रह करते रहे। प्रचंड धन राशि एकत्रित कर 7 लाए घोड़ों पर लाद कर शिब्बा बिना रुके 8 दिन पर राजगढ़ किले पर पहुंचे। मेरा शिब्बा सूरत से वापस आया ही था कि तभी उन्हें किले पर एक अत्यंत दुखद सूचना मिली। उनके पिता शाहजी राजा कर्नाटक के होदीगिरे के जंगल में शेर का शिकार करते समय घोड़े से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। राज्य की सीमाएं अब मजबूत हो रही थी, लेकिन शाहजी राजा अपना राज्य देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं थे। सूरत से धन संग्रह करने के पश्चात दर्या सारंग के नेतृत्व में अपनी जल सेना को भी मजबूत किया। शिब्बा का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर औरंगजेब बहुत ही चिंतित था, क्योंकि शिब्बा ने 250 मील की दूरी पर बसे सूरत को लूट लिया था और ये कारनामा मुगल क्षेत्र को लांघ कर किया था। शिब्बा की इन गतिविधियों को रोकना अब अत्यंत जरूरी है। ये निश्चय कर औरंगजेब ने अपने दरबार के सबसे वरिष्ठ राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को शिब्बा को आधिपत्य में लाने की जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व के सेनापतियों ने जो गलतियां की, उन्हें राजा जय सिंह ने टाला। राजा जय सिंह ने शिवा के
किलों की तरफ ध्यान न देकर उन्होंने प्रदेश को तहस नहस आरंभ कर दिया। शिब्बा की समझ में आ गया कि अब मामला कुछ अलग है। शिब्बा ने हर तरह से राजा जय सिंह के मन को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, लेकिन राजा जय सिंह संपूर्ण शरणागति के अलावा किसी दूसरे विकल्प के लिए राजी नहीं हुए। ऐसी अवस्था में शिब्बा अत्यंत निराश और हताश हो गए। एक यशस्वी राजा होने की ओर अग्रसर अपने वीर पुत्र की ये निराशा देख मेरा मन दुख से भर गया। लेकिन मैंने शिब्बा से कहा, शिब्बा, जय पराजय तो जीवन में होती ही रहती है। हताश होना बहादुरों की निशानी नहीं। अगर तुम्हें हाथ में तलवार लेकर अकेले भी लड़ना पड़े तो मुगलों से लड़ो। निराश होने से अच्छा है शहीद होना। सारा साम्राज्य तुम्हारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। मेरे द्वारा दी गई नसीहत से शिब्बा पुनः संभले और राजा जय सिंह से हुए समझौते के अनुसार अपने पुत्र संभाजी और 300 साथियों के साथ आगरा गए। औरंगजेब की 50वीं सालगिरह पर आयोजित दरबार में शिब्बा को अपमानित किया गया। इससे आहत होकर शिब्बा दरबार से बाहर निकल गए। राजा जय सिंह ने शिब्बा के प्राणों की हामी दी होने के कारण औरंगजेब शिब्बा को मार भी नहीं सकता था। ऐसे में शिब्बा को औरंगजेब ने कैद में रखा और मारने का उपाय सोचने लगा। इधर पुणे में 400 पुरोहित मुगल सम्राट की जीत के लिए 2 करोड़ हॉन खर्च करके कोटि चंडी यज्ञ कर रहे थे और इधर शिब्बा अपने साथियों के साथ भाग निकलने की योजना बना रहे थे। 300 लोगों का यहाँ पर कुछ काम नहीं है, अतः आप कुछ लोग यहाँ पर रखकर बाकी के लोगों को जाने की इजाजत दी जाए, ऐसा निवेदन औरंगजेब को किया। इधर शिब्बा ने बीमार होने का स्वांग किया। वैद्य हकीमों के भी इलाज से कोई आराम नहीं हो रहा था। तब साधु संतों फकीरों को दान धर्म किया जाने लगा। बड़े बड़े पिटारों में मिठाई फल आदि भेजा जाने लगा। शुरुआती दिनों में इन पिटारों की कसकर जांच होती थी। बाद में पहरेदार इसके आदी हो गए और निगरानी शिथिल पड़ गई। ऐसे समय में शिब्बा एक दिन मदारी मेहतर की मदद से पुत्र संभाजी के साथ भाग निकले। आगरा से पलायन कर साधु का वेश बदला, संभाजी को मथुरा में छोड़ा और काशी पहुंचे। काशी से पाटलिपुत्र तक बुद्धू निषाद ने नाव से यात्रा कराई। साधु के वेश में शिब्बा गढ़ पर पहुंचे और द्वारपाल से कहा, महारानी के दर्शन करने हैं। बड़े दुखी मन से मैंने साधुओं को मिलने की अनुमति दे दी। तब एक साधु मेरे चरणों पर गिर पड़ा
मैंने उसे उठाया। उसके मुखमंडल को देख मैं अचंभित रह गई। अरे ये तो मेरा शिब्बा है। ये कहकर मुझे मैंने गले से लगा लिया। स्वराज की सारी कड़ियां अब जुड़ती हुई नजर आ रही थी। सर्वगुण संपन्न राजा कैसा हो, इसका आदर्श उदाहरण मेरे शिब्बा ने सारे मुल्क के सामने पेश किया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे शिब्बा ने मेरे सपनों को साकार किया था। ये हमारा राज्य है। सर उठाकर ऐसा कहने की हिम्मत हमारे मराठा लोगों में आई थी। मैंने जो सपना बरसों से सजोया था उसके सच होने का समय आ गया था। लेकिन ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि मेरे शिब्बा के राज दरबार में कुछ पुरोहित लोग समता को मानने से इनकार करते थे क्योंकि शिब्बा अंधविश्वास को नहीं मानते थे। शिब्बा के राज अभिषेक का समय नजदीक आ रहा था। तब हमारे दरबार के पुरोहितों ने शिब्बा का राज अभिषेक करने से इनकार कर दिया। हम राजा होकर भी चातुर्वर्ण की व्यवस्था में शूद्र ही थे और शूद्रों के राज अभिषेक का अधिकार उनके धर्म ग्रंथों में नहीं था। मैं इन सब बातों को नहीं मानती थी। मेरे दरबार में, मेरे शिब्बा की सेना में सभी धर्म, वर्ण और जाति के लोग थे। इसमें महारों और मुस्लिमों का बाहुल्य था। इन छोटी जाति कहे जाने वाले लोगों के पराक्रम से ही आज हमारा राज्य देखने का सपना साकार हुआ था। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। मुझे काशी के ब्राह्मण गागा भट्ट को तुला दान देकर बुलाना पड़ा। उनके वजन के बराबर हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, मोती देना पड़ा। उनके आने जाने का सारा खर्च भी राज्य को उठाना पड़ा। हमारा राजघराने से संबंध था, इसको कोई नकार नहीं सकता था। मराठी मुल्क का झंडा 7 समंदर पार ले जाने वाले मेरे शिब्बा को ये अपमान झेलना पड़ा। ये सोचकर बड़ा दुख होता है। हमारा रिवाज, समाज कितना रीति रिवाज और रूढ़िवादी है, ये सोचकर मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए। आखिर गागा भट्ट को बड़ी दक्षिणा देकर मेरे शिब्बा के सर पर राज मुकुट चढ़ गया। जून 1674 इस दिन सूरज एक नई सुबह लेकर आसमान पर उतरा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो गया था। मेरा शिब्बा सिंहासन की सीढ़ियां चढ़ रहा था।
तब मेरी आंखों से खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन मराठा मुल्क का आजाद सूरज देखने के लिए न्यौछावर कर दिया था। ऐसा साम्राज्य जिसमें धर्म, वर्ण, कोई जाति भेद न हो, ऐसा साम्राज्य जिसमें हर किसी को समता में जीवन व्यतीत करने का मौका मिले, ऐसा साम्राज्य जिसमें हर किसी को न्याय मिले। राज अभिषेक के बाद मैं बीमार रहने लगी। इस समय मैं पाचाड़ के महल में थी। राज्य के साथ साथ शिवा मेरी तबीयत का भी ख्याल रखते थे। वैद्य की दवा शुरू थी, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। 17 जून 1674 की एक शाम